गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटलर्जी में अपना लास्ट पॉइंट चल रहा है। एफई के बारे में बात कर रहे थे अपन। एफई में उसका अपचयन करवा रहे थे, किसमें? प्रगलन के द्वारा अपचयन करवा रहे थे अपन। प्रगलन में भी अपन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। वात्या भट्टी के बारे में बात करते हैं। वात्या भट्टी को अपन ने 4 पॉइंट में बांट दिया था। सबसे पहला अपन ने देखा था दहन का क्षेत्र, जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। वात्या भट्टी का मैक्सिमम टेम्परेचर अपने को कहाँ मिलेगा? दहन के क्षेत्र में मिलेगा, लगभग 2550 केल्विन के आसपास मिलता है। उसके बाद में अपन ने देखा गलन क्षेत्र। गलन क्षेत्र में क्या होता है? आयरन टपक टपक के इकट्ठा होता रहता है, बूंद बूंद करके इकट्ठा होता रहता है गलित अवस्था में। उसके ऊपर क्या होता है? धातुमल तैरता रहता है, जिसको अपन आसानी से अलग कर सकते हैं। और साथ में ये धातुमल क्या करता है? इस मेटल को, जो गलित मेटल थी, उसको वापस ऑक्साइड में परिवर्तित होने से रोकता है। नेक्स्ट क्षेत्र देखें इसका अपन, ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र। ऊष्मा अवशोषण, ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र, ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या धातुमल क्षेत्र। या धातु मल क्षेत्र, इसको तीनों ही नामों से जाना जाता है। ऊष्मा अवशोषक का क्षेत्र, मध्यस्थ क्षेत्र या धातुमल क्षेत्र। यहाँ पर टेम्परेचर है 900 से 1500 केल्विन। कितना? 900 से 1500 केल्विन होता है। यह है वात्या भट्टी का मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र होता है। यह वात्या भट्टी का मध्य क्षेत्र होता है, जहां पर तुलनात्मक रूप में, ऊपर वाले जो देख के हैं उनके तुलनात्मक रूप में टेम्परेचर कम होता है। इसी स्थान पर उत्पन्न CO2 का अपचयन CO में हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाता है। यह वात्या भट्टी का मध्य क्षेत्र होता है। इस स्थान पर उत्पन्न CO2 का अपचयन CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाता है। यह एक ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया संपन्न होती है। CO2 है वो कार्बन से विक्रिया करके किसमें परिवर्तित होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होता रहता है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसलिए इस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। इस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि यह विक्रिया कैसी है? एक ऊष्मा शोषीय विक्रिया है। CO का जो CO2 से वापस CO बना रहे हैं, CO की तुलना में CO2 ज्यादा स्टेबल है। मतलब यहाँ एक ऊष्मा शोषीय विक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इस क्षेत्र का टेम्परेचर क्या हो गया बेटा जी? कम हो गया। इस विक्रिया में होता है, यहाँ पर क्या क्या होता है? पहला पॉइंट, Fe2O3 बचा हुआ Fe2O3 का अपचयन हो जाता है। बचे हुए Fe2O3 का अपचयन हो जाता है। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। Fe2O3 है प्लस कार्बन किस में बदल जाएगा? Fe प्लस CO में बदल जाता है। किसमें?
Fe प्लस CO में बदल जाता है। CO प्लस O2 से रिएक्शन करके 2 CO है, ये वापस O2 से नहीं सॉरी, यहाँ CO2 प्लस कार्बन का निर्माण हो जाता है। तो CO2 बाहर निकल जाती है और कार्बन फिर यूज आ जाता है। तो पहली अभिक्रिया तो ये हुई, क्या हुई, Fe2O3 का अपचयन हो जाता है किसमें, Fe में, ठीक है, और CO बाहर निकलते हैं, ये CO आपस में रिएक्शन करके दो से किसमें, CO2 और कार्बन में चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये विषमानुपातीकरण अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में जा रही है, यहाँ 0 है, और यहाँ कितनी आ रही है, +2 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, यहाँ पर जो अपन ने क्या लिया था, चूना पत्थर लिया था, उसका विघटन हो जाता है। चूने पत्थर का भी विघटन हो जाता है। इसी स्थान पर चूना पत्थर विघटित होकर CaO का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो SiO2 से अभिक्रिया कर धातुमल बनाता है, जो SiO2 से अभिक्रिया कर धातुमल बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से अभिक्रिया करके CaSiO3 धातुमल है, ये धातुमल का निर्माण करता है, किस, कैल्शियम CaSiO3 धातुमल का निर्माण करता है। अब अशुद्धियां हैं जो, तीसरे पॉइंट में क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट इसी में था। तीसरे पॉइंट में अशुद्धियां अपचयित होकर लोहे में मिल जाती हैं। किसमें मिल जाती हैं, लोहे में मिल जाती हैं अशुद्धियां अपचयित होकर। जैसे MnO2 है, वो कार्बन से रिएक्शन करके किसमें बदल जाता है, Mn में बदल जाता है, और ये किसमें बदल जाती है, CO में, किसमें, CO में बदल जाती है। SO2 है, वो कार्बन से अपचयित हो जाता है, कुछ मात्रा में SiO2 रह जाता है, वो कार्बन से अपचयित हो जाता है, कुछ P2O5 रह जाता है, वो भी कार्बन से अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सल्फर बनता है और साथ में CO बाहर निकल जाती है। ऐसा ही बनता है, साथ में CO बाहर निकल जाती है। फॉस्फोरस बनता है, साथ में CO बाहर निकल जाती है। यहाँ सब में क्या होगा, CO बाहर निकल जाएगी। तो ये जो अपनी अशुद्धियां मिली हैं, कहाँ बनी हैं, ये किसमें मिक्स हो गई, ये लोहे में मिश्रित हो जाती हैं। किसमें, लोहे में मिश्रित हो जाती हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र आता है, लास्ट क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र। ये तीसरा क्षेत्र था बेटा, कौन सा, ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र या मध्य क्षेत्र या धातुमल क्षेत्र। इसमें 3 पॉइंट है, बचा हुआ Fe2O3 का अपचयन हो गया। सेकंड बात क्या हुई, जो चूना पत्थर था वो विघटित होकर किसमें मिक्स हो गया, SiO2 से अभिक्रिया करके धातुमल बना लिया। और बची हुई जो अशुद्धियां थी, जैसे MnO2 थी, कार्बन से अपचयित होकर Mn में चेंज हो गई, SO2 सल्फर में चेंज हो गया, SiO2 Si में चेंज हो गई, P2O5
फॉस्फोरस में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट बात करें अपन अपचयन क्षेत्र, डी है। अपचयन क्षेत्र क्या है? ये अपचयन क्षेत्र। यहां पर सबसे कम टेम्परेचर होता है कितना? 500 से 900 केल्विन। 500 से 900 केल्विन। यह वात्यावट्टिका का सबसे ऊपर का क्षेत्र है। यह वात्यावट्टिका सबसे ऊपर का क्षेत्र है। यहां निस्तापित अयस्क का उत्पन्न CO के द्वारा Fe में अपचयन होता है। यहां निस्तापित अयस्क का उत्पन्न CO के द्वारा अपचयन होता है। यहां निस्तापित अयस्क का उत्पन्न CO के द्वारा क्या होता है? अपचयन होता है। यहां पर Fe2 है। CO जो अपने पास नीचे से बनती हुई आ रही है वो CO यहां पर अपचयित कर देती है इसको, किसमें? Fe3O4 प्लस CO2। ये बेटा जी मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड है, किससे मिलकर बना हुआ है? Fe3O4 FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना हुआ है। FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना हुआ है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। ऐसा ही एक अपन ने सिंदूर बताया था Pb3O4। ये किससे मिलकर बना हुआ है? PbO प्लस PbO2 से मिलकर बना हुआ है। यहाँ 2 मोल किसके आएंगे? PbO के आएंगे। किसके आएंगे? PbO के। अब जो अपने पास Fe3O4 बन गया है, ये पुनः CO से अभिक्रिया करता है और किस में चेंज हो जाता है? FeO में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? FeO। कहने की बात यह है, यहाँ पर ये +3 में था, इसमें कुछ भाग +2 में चेंज हो गया और कुछ भाग +3 में ही रह गया। कुछ भाग +2 में और कुछ भाग +3 में परिवर्तित हो गया। यहाँ जो +3 एंड +2 वाला भाग था, +3 वाला भाग बचा हुआ था, वो सारा का सारा किसमें हो गया? +2 में चेंज हो गया। अब आगे ये FeO है, ये अगेन CO से अभिक्रिया करता है और किसमें बदल जाता है? Fe प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ CO2 क्या होगी? बाहर रिमूव हो जाएगी। अभिक्रिया विपरीत दिशा में ना हो, इससे रोकने के लिए अतिरिक्त जो CO चाहिए होती है वो कौन सी अभिक्रिया से प्राप्त हो जाती है? विपरीत अभिक्रिया को रोकने के लिए अतिरिक्त CO निम्न अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त हो जाती है। निम्न अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त हो जाती है। CO2 प्लस CO कार्बन क्या? CO बन जाता है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा
अपने को अतिरिक्त CO प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करें, इस क्षेत्र का ताप बेटा इतना कम होता है कि यहां लोहा पिघल नहीं पाता, पिघली अवस्था में नहीं प्राप्त होता। इस क्षेत्र का तापमान इतना कम होता है कि यहां लोहा पिघल नहीं पाता, इसलिए इस क्षेत्र से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है? स्पंजी लोहा कहा जाता है। इस क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का? जो लास्ट क्षेत्र है, कौन सा? ये अपने अभी अपचयन क्षेत्र था। इस क्षेत्र, ये अपचयन क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र का ताप इतना कम होता है कि यहां लोहा पिघल नहीं पाता, यहां लोहा पिघल नहीं पाता। इसलिए इस स्थान से प्राप्त लोहे को स्पंजी लोहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंजी लोहा कहा जाता है। यह कुछ अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। यह अशुद्धियों को, कुछ अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है, कुछ अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। अब बेटा यहां पर अपन 3 प्रकार का लोहा बात करेंगे, कच्चा लोहा, ढलवां लोहा एंड पिटवा लोहा। कच्चा लोहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिग आयरन। इंग्लिश में याद रखना, क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? कार्बन की मात्रा 2 से 5% तक होती है। कितनी होती है? 2 से 5% तक होती है। फिर बात करें ढलवां लोहा, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं? इसको कास्ट आयरन बोला जाता है। इसमें लोहे की मात्रा, कार्बन की मात्रा 2 से 4% तक। कितनी? 2 से 4% तक। फिर अपन अगर स्टील की बात करें, स्टील भी एक मिक्स होती है कार्बन इसमें 2 से 3% तक। कितना? 2 से 3% तक। और सबसे लास्ट में जिसमें लोहे की मात्रा सबसे कम होती है उसे बोलते हैं पिटवा लोहा। पिटवा लोहा पीट के जो बना होता है, मतलब पीट के इसमें से, याद रखने के लिए, पीट में सारा अपने इसमें से लोहा निकाल दिया। रफ आयरन बोलते हैं इसको। इसमें लोहे की मात्रा, कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। कितनी? 0.1 to 0.2% तक। ये सबसे लोहे का शुद्धतम रूप है। तो आपको पूछ लेता है वो, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। और लोहे के किस रूप में मैक्सिमम, लोहे के किस रूप में मैक्सिमम कार्बन की मात्रा पाई जाती है? लोहे के पिग आयरन या कच्चा लोहा जो अपने को डायरेक्ट प्राप्त होता है, उसमें कार्बन की मैक्सिमम मात्रा, ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है।
पूछ लेता है किस में मैक्सिमम कार्बन की मात्रा होगी, किस में मिनिमम लोहे की मात्रा होगी, तो अपन ये बता देंगे। ये 4 है, कच्चा लोहा, डलवा लोहा, स्टील एंड पिटवा लोहा। इनके इंग्लिश में याद रखना, खास करके इसको इंग्लिश में ज्यादा पूछते हैं, पिग आयरन, इसको इंग्लिश में ज्यादा पूछ लेते हैं। तो ये अपने धातुओं का निष्कर्षण तो कंप्लीट हुआ। अब अपन ने एक डायग्राम छोड़ दिया था, अलिंगम डायग्राम। ऊष्मा गति के आधार पर कौन सी धातु किसका अपचयन कर देती है, किसके लिए बेस्ट है, किस टेम्परेचर कौन अच्छा अपचायक है, लो टेम्परेचर पर कौन है, हाई टेम्परेचर पर कौन है, और किसके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। इन बातों का पता अपने को अलिंगम डायग्राम से लगता है। वैसे तो पीएमटी में, नीट में अपने अलिंगम डायग्राम से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, फिर भी अपन पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ऊष्मा थर्मोडायनेमिकली अपन बताएंगे कि किसके कौन सा जास्ट है। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, सीधी सीधा तरीका बता रहा हूं मैं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं है, अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है फालतू। इसमें 2 तरीके हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपने अलिंगम डायग्राम। अलिंगम डायग्राम के लिए बात करेंगे अपन। एलिंगम आरेख। एलिंगम आरेख किसके मध्य ग्राफ है? एलिंगम आरेख डेल्टा जी तथा ताप के मध्य। यह आरेख डेल्टा जी तथा ताप के मध्य आरेख, डेल्टा जी तथा ताप के मध्य आरेख है विभिन्न धातुओं के लिए। ग्राफ के ढलाव में परिवर्तन, ऐसे पॉइंट याद रखना, ग्राफ के ढलान में परिवर्तन, ग्राफ के जो ढलान में परिवर्तन होता है वो धातु की अवस्था को, धातु की अवस्था परिवर्तन, को दर्शाता है। अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। अवस्था परिवर्तन मतलब पहले सॉलिड था, वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। फिर लिक्विड था, किस में चेंज हो गया? गैस में। तो ये किसको दर्शा रहा है? अवस्था परिवर्तन को दिखा रहा है। अपन वहां देखेंगे कि अपने को प्रोडक्ट किस में मिलेगा, गैसीय अवस्था मिलेगा, गलित अवस्था मिलेगा, या ठोस अवस्था में अपने को उत्पाद मिल जाएगा। उसके लिए बात करते हैं। तो जहां भी ढाल में परिवर्तन होगा, जैसे ढाल में परिवर्तन जैसे ये चल रहा है और अचानक से ऐसे मुड़ गया, तो मतलब ये क्या जो पॉइंट है ये अवस्था परिवर्तन को दर्शा रहा है। ऐसे मुड़ गया, ये अवस्था परिवर्तन को, मान लो यहाँ क्या था? सॉलिड था, ठोस था, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? गैस अवस्था मिलेगी, सॉरी द्रव अवस्था, गलित अवस्था मिलेगी, गलित लिख देते हैं। और यहाँ पर कौन सी मिलेगी? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट है ये किसको दर्शा रहा है? मेल्टिंग पॉइंट को दर्शा रहा है। और ये पॉइंट है जिसको इसको दर्शा रहा है बॉइलिंग पॉइंट को। समझे एक बात? दोबारा समझो। ग्राफ के ढलान में परिवर्तन धातु की अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। ग्राफ में परिवर्तन जो धातु की अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यहां सॉलिड था, मेल्टिंग पॉइंट है, गलित अवस्था में चेंज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से गलित अवस्था में चेंज होना या द्रव अवस्था में चेंज होना। फिर ये जो यहाँ ढाल में फिर परिवर्तन हुआ,
यहां पर क्या चीज में आ गया, गैस अवस्था में, गलित से गैस में जाना, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको अवस्था परिवर्तन का जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें थर्ड पॉइंट, या तो इसको बना लेना। थर्ड पॉइंट है अलिंगम आरेख में एलिंगम आरेख में नीचे स्थित धातु ऊपर स्थित धातु ऑक्साइड का, ऊपर स्थित धातु ऑक्साइड का अपचयन कर देती है। ऊपर स्थित धातु आरेख का अपचयन कर देती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई धातु है, ये एम है प्लस ओ, एमओ बन गया, एम डैश है प्लस ओ, एम डैश ओ बन गया। तो जो एम है इस एमओ डैश के लिए एक अच्छा अपचायक है। ये एम अपचायक अच्छा है किसके लिए, एम डैश के लिए। नीचे वाली धातु ऊपर वाले ऑक्साइड का अपचयन कर देती है, उसके लिए अच्छा अपचायक होती है, उसके लिए अच्छा अपचायक होगा। तो अपने को बात समझ में आई, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको, हर एक लाइन का मतलब समझना। ये ग्राफ किसके बीच में है, डेल्टा जी तथा टेम्परेचर के बीच में। किसके बीच में, डेल्टा जी तथा टेम्परेचर के बीच में है। अगर अपन इधर टेम्परेचर रखें और ये डेल्टा जी है, ये जीरो ले लें और ये ऋणात्मक मान आ जाएगा डेल्टा जी का, अर्थात जिसके लिए जितना ज्यादा नेगेटिव मान होगा किसका, डेल्टा जी का, उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। या फिर ये बोलें जिसके लिए डेल्टा जी का मान जितना ज्यादा होगा वो धातु उतनी ही अच्छी अपचायक होगी, उतनी ही अच्छी अपचायक होगी। तो अपन ये देखते हैं नीचे की ओर नेगेटिव ज्यादा होता जा रहा है, तो अपचायक प्रवृत्ति क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अपचायक प्रवृत्ति क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर वाले के लिए अच्छा अपचायक होता है। अधिक विद्युत धनी धातुएं अधिक विद्युत धनी धातुएं अलिंगम आरेख में नीचे स्थित होती हैं। अलिंगम आरेख में कहां होती हैं, नीचे की तरफ स्थित होती हैं। और साथ में आपको कोई कहे क्या एम डैश एमओ का अपचयन कर सकता है, नहीं, ऊपर वाली धातु कभी भी नीचे वाली धातु का अपचयन नहीं कर पाएगी। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कई बार, जैसे अपन बात करें, समझना है इसको, ये कोई धातु है, इसको कहें एम की O2 से रिएक्शन कराई, क्या बन गया, एमओ, एम डैश की O2 से रिएक्शन कराई, क्या बन गया, एम डैश ओ। ये एक पॉइंट आ गया बेटा, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर टेम्परेचर, क्रॉस ओवर टेम्परेचर। इस क्रॉस ओवर टेम्परेचर का मतलब क्या है, इस टेम्परेचर से, मान लो ये टेम्परेचर है अपने पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड है,
500 केल्विन मान लो, डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। इस टेम्परेचर से पहले क्या होगा, एम अच्छा अपचायक है किसके लिए, एम डैश के लिए। पूरी बात ढंग से समझना। इस टेम्परेचर, इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आने के बाद में इस टेम्परेचर से पहले, इस टेम्परेचर से 500 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले एम अच्छा अपचायक है किसके लिए, एम डैश के लिए। जबकि इस टेम्परेचर के बाद एम डैश अच्छा अपचायक है किसके लिए, एमओ के लिए। एम डैश अच्छा अपचायक किसके लिए, एमओ के लिए। तो इसको कहेंगे क्रॉस ओवर टेम्परेचर के बाद सभी परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। सभी परिस्थितियां क्या होंगी, परिवर्तित हो जाती हैं। एम डैश अच्छा अपचायक होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, एम अच्छा अपचायक होगा कहां पर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले। तो ये आ गया क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्या आ गया, क्रॉस ओवर टेम्परेचर। इसको, ये तो अपने ग्राफ, 3 ग्राफ आपको समझ में आने चाहिए थे। इस ग्राफों से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या ये है अवस्था परिवर्तन। सिर्फ इन 3 ग्राफों पर पूरा सब कुछ अटका हुआ है, सब कुछ अच्छा। आप ग्राफ कैसा भी आपको ग्राफ दे दे, सारों में आप समझा सकते हैं। तो ये 3 ग्राफों में ही एलिंगम डायग्राम आ जाता है। क्या, दोबारा समझें। ये है जहां पर ढाल परिवर्तन हो रहा है, चलते चलते चेंज हो गया, इसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन। यदि इधर ठोस था तो इधर क्या आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। इधर द्रव था तो इधर क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा। और जो अवस्था परिवर्तन वाला पॉइंट है, ठोस से अगर गलित द्रव में जा रहा है, इसको द्रव भी लिख लो, गलित बार बार बोलने में दिक्कत आ रही है अपने, द्रव लिख लो। ठोस से अगर द्रव में जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, गलनांक बिंदु कहलाएगा। अगर द्रव से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। इधर बात करें कि नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली धातु का क्या कर देती है, अपचयन कर देती है। क्या करती है, नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली धातु का अपचयन कर देती है। दोबारा सुना, नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली धातु का अपचयन कर देती है, ऊपर धातु ऑक्साइड का। तो यहाँ एम अच्छा अपचायक है किसके लिए, एम डैश ओ के लिए। जबकि आपको उल्टा पूछे, एम डैश एमओ के लिए अच्छा अपचायक है, नहीं, एमओ के लिए अच्छा अपचायक नहीं है। यहां बात करें, यह है क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्या है, क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्रॉस ओवर टेम्परेचर का मतलब है वह टेम्परेचर जिसके बाद में दोनों एक दूसरे के विपरीत गुणों में प्रदर्शित करते हैं। इस 500 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, इस 500 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले एम अच्छा अपचायक था किसके लिए, एम डैश ओ के लिए। जबकि इस 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एम डैश अच्छा अपचायक है किसके लिए, एमओ के लिए। ये अपनी छोटी छोटी बातें हुई हैं। अब देखते हैं क्या है। एक पॉइंट और लिखना है अपने को इसके लिए। जिन धातु ऑक्साइड के लिए, धातु ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी का मान कम ताप पर, डेल्टा जी का मान कम ताप पर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, उनके ऑक्साइड कम स्थायी होते हैं, उनके ऑक्साइड कम स्टेबल, कम ताप पर स्टेबल बोल सकते हो आप, कम ताप स्थायी होते हैं, कम ताप स्थायी होते हैं। जैसे अपन बात करें, मैं एग्जांपल दें, आपको याद हो तो अपने पी ब्लॉक पढ़ा था एग्जांपल, Ag2O, HgO, Au के ऑक्साइड है। अपन ने बात की
Ag2O को गर्म करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, Ag प्लस हाफ O2। O2 प्राप्त करने की विधि बताई थी अपने। ऐसे ही HgO गर्म किया, Hg प्लस हाफ O2 प्राप्त हो गया। तो मतलब इनको हल्का सा गर्म करते ही अपने मेटल और ऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। परंतु अगर PbO2 को गर्म करवाओ तो ये किसमें बदलता है, PbO में बदला था, आपको याद हो तो, प्लस O2 प्राप्त हुई थी। PbO2 PbO प्लस O2 में चेंज हुआ था। तो अपने देखा कि इसका ऑक्साइड तो स्टेबल है, पर ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, अनस्टेबल है। हल्का सा टेम्परेचर देते ही किसमें चेंज हो जाएंगे, मेटल और ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। तो अपने फिर बता रहे हैं ये 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है अपने, ये ग्राफ और ये ग्राफ। इन तीनों ग्राफों को अपन ध्यान में रखते हुए अपने को चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसके कुछ क्वेश्चन है उनके लिए बात करेंगे। इसके ग्राफ में अपन देखें एक बार दोबारा, वैसे तो उन तीनों ग्राफों के बेस पर आप बता सकते हो। ये डेल्टा जी है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ले लेते हैं अपन नॉर्मल 500, 1000, 1500, 2000, 2500। यहाँ पर टेम्परेचर लिया, सबसे नीचे अधिक विद्युत, जैसे अपन इसको कैल्शियम मान लेते हैं, Ca प्लस O क्या बन जाएगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही अपन MgO ले लें, Mg प्लस O, MgO। एल्युमिनियम को ले लें, एल्युमिनियम को अपन लेंगे एल्युमिनियम प्लस O2, Al2O3। Ag को ले लें, Ag प्लस O2, Ag2O, Ag2O। अगर अपन यहाँ कार्बन को लें, कार्बन प्लस O2, CO। ये टेम्परेचर कौन से आ गए, क्रॉस ओवर टेम्परेचर आ गए। मतलब यहाँ सबसे अच्छा अपचायक कौन है, यहाँ सबसे अच्छा अपचायक कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। परंतु इस टेम्परेचर के बाद अच्छा अपचायक कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। इस टेम्परेचर के बाद कौन, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कौन हो जाएगा, कार्बन। परंतु ये इतना टेम्परेचर लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में हो तो कार्बन और CO के द्वारा अपचयन किसका, अपन ने अधिक विद्युत तत्वों का अपचयन किसके द्वारा किया था, वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा किया था। क्योंकि इतना टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लो टेम्परेचर पर कार्बन और CO क्या है, अच्छे अपचायक हैं। जैसे Fe के लिए किया था अपने, Fe के लिए किया था अपन ने, देखा था जो अपचयन क्षेत्र था उसमें टेम्परेचर 500 600 जहां अपने लोहा क्या नहीं था, पिंगला ही नहीं था, स्पंजी लोहा प्राप्त हुआ था अपने को। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें यही आपको मैंने आपको 3 ग्राफ बनाए हैं, एक ये था, एक ये और दूसरा। इसी के बेस पर आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, मेटलर्जी के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप मॉडल थोड़ा करके आए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनमें अलिंगम डायग्राम आज तक नीट में तो आया नहीं हुआ है, जेईई मेन में और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी अपने आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और जो मेटलर्जी एक रटने वाला, याद करने वाला चैप्टर है, समझने के साथ याद करने वाला है, इसको अपने पहले कॉमन मेटलर्जी पढ़ो, उसके बाद में उसको हर एक पर अप्लाई करो, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। बार बार पढ़ोगे मेटलर्जी आपको याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।